हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 19 सितंबर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चार न्यूज़ जो हैं वो आज के दिन की हैं, जिसमें से दो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और साथ ही साथ उससे पहले कि हम न्यूज़ को स्टार्ट करें, एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि है हमारी अफेयर्स क्लाउड सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आप हमारे अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि आपको ईमेल के थ्रू जो है वो डेली पीडीएफ्स, आपको वीकली पीडीएफ्स, उसमें वीकली टेस्ट अवेलेबल होंगे, मंथली पीडीएफ होंगे। और मंथली पीडीएफ में दोस्तों देखो कि इसमें एक सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हम एक अलग से पीडीएफ बनाते हैं जिसमें सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ बैंकिंग की न्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए रिवीजन यहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ पॉकेट पीडीएफ है, मतलब आप जल्दी जल्दी अगर क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। और ये न्यूज़ जो हम आपको प्रोवाइड करें लाइक डेली, वीकली और मंथली, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है वो अवेलेबल है। और ये सब कुछ जो है वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है वो इसको असेस कर सकते हो। और साथ ही साथ ये बहुत ही मिनिमल रेट पे लोगों मिल रहा है आपको। और साथ ही साथ जो है इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट जो हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका कोड क्या है, ऐश10। मतलब ऐश10 कोड लगा के आप उस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो ले सकते हो। और दोस्तों एक बार विजिट जरूर करके देखो, क्योंकि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना सस्ता इसका प्राइस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी एक साल की सब्सक्रिप्शन के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहली न्यूज़ के साथ। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ग्रैंड चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टू डिप्लॉयड एट द विलेज लेवल। बेसिकली एक तरह का चैलेंज कह सकते हो कि सारे लोगों तक जो है वो वाटर सप्लाई जो है वो पहुंचानी है परफेक्ट क्वालिटी में और परफेक्ट क्वांटिटी में, ताकि लोगों के पास जो है वो हर तरह की सुविधा पानी से रिलेटेड जो है वो होनी चाहिए। और ये वैसे भी जल जीवन मिशन के तहत जो है वो लक्ष्य है कि 2024 तक हमने हर रूरल हाउस होल्ड तक जो है वो पानी पहुंचा देना है, मतलब टैप वाटर जो है वो पहुंचा देना है अंडर द जल जीवन मिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन से साल तक उसको पहुंचाना है। लेकिन अब इसमें जो है वो जोड़ दिया है कि ऑटोमेटिक हो जाए प्रोसेस, मतलब इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों तक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों में जो है वो पानी पहुंचा सकें। रेगुलर वाटर सप्लाई जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि कोई भी स्टार्टअप्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कोई भी अगर आप कह सकते हो एमएसएमई है, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकती है, ताकि इसके लिए सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके कि किस तरह से घर घर तक जो है वो पानी पहुंचाया जा सकता है। तो ये चैलेंज का बेसिक जो है वो इन्फो है जो मैंने आपको बताया। स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसमें इंटरनेट का यूज़ जो है वो करना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्नोलॉजी मॉडर्न को यूज़ करके हम इसको पहुंचा सकें। तो आपने बताना है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। देखो दोस्तों, जल शक्ति तो हो गई होगा क्योंकि पानी से रिलेटेड है, और मैं साथ में कह रहा हूँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, तो आईटी टेक्नोलॉजी भी इसमें आ गई। इसलिए आंसर क्या होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा, डी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और साथ में कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्योंकि जो नेशनल जल जीवन मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ, आप कह सकते हो कि जल शक्ति का है, और साथ में इससे कौन अटैच है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस चैलेंज का नाम क्या है, आईसीटी ग्रैंड चैलेंज। ICT stands for Information and Communication Technology Grand Challenge for Development of Water Supply Measurement and Monitoring System। और इसकी एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है वो 5 अक्टूबर तक सबमिट करनी है, तो कोई भी फर्म जो है वो इसमें हिस्सा ले सकती है। तो इसमें कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती है, सोल्यूशन बताया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी में रूरल हाउस होल्ड तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो पानी को पहुंचाना है। और इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करना है, ताकि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम स्मार्ट वाटर रूरल सप्लाई इकोसिस्टम जो है वो पैदा कर सकें। और साथ ही साथ ये आप कह सकते हो डेमो बेसिस पे या पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे सबसे पहले 100 विलेजेस में जो है वो पहुंचाया जाएगा, बाद में जो है पूरा का पूरा जो है वो पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। और ये जल जीवन मिशन के तहत जो है वो इसको पहुंचाया जाएगा। और जो भी फर्म इसमें जीतेगी या जो भी कंपनी जीतेगी या कोई भी जो इसमें जीतेगा, उसको 50 लाख रुपए एज ए इनाम की तरफ से दिया जाएगा। और जो दो रनर अप्स होंगे उनको जो है वो 20-20 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। मतलब टोटल 90 लाख रुपए के प्राइजेज जो है वो इसमें दिए जा रहे हैं, 50 लाख पहले को और 20-20 लाख जो है वो सेकंड और थर्ड को दिया जा रहा है।
और जल जीवन मिशन को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और साथ में जो मिनिस्ट्रीज रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अगर आप देखोगे मिनिस्टर कौन है तो बहुत ही सिंपल है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वो कौन है हमारे पास, रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने इंडिया का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल जो है वो कौन से एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया है। जनरल एविएशन का मतलब है कि जो आप प्राइवेट जेट्स लेके जाते हो, चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके जाते हो, तो वो एक टर्मिनल जो है वो लॉन्च किया है, कौन से एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लॉन्च किया है, ये आपने मुझे बताना है। और इस बात को आपने नोट कर लेना है, जनरल एविएशन जब भी वर्ड आए इसका मतलब हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड फ्लाइट्स या प्राइवेट जेट्स। सिंपल आप वर्ड याद कर सकते हो, प्राइवेट जेट्स, तो उसको कहा जाता है जनरल एविएशन। तो चार ऑप्शंस है आपके पास और इसका आंसर क्या है, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। और बाकी एयरपोर्ट्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अमृतसर में है पंजाब में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता वाला हो गया। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गुवाहाटी में हो गया, असम में हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों एयरपोर्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन आंसर क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अपने याद रखना है ये टाइप सी ऑफ एयरक्राफ्ट्स में आ जाता है जो जनरल एविएशन है। टाइप सी का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 50 सीटर जो एयरक्राफ्ट है, ये जो सबसे बड़ा इस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए है। तो जनरल एविएशन टर्मिनल आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के ऊपर जो है वो इनॉग्रेट किया गया। तो ये अब उन फ्लाइट्स को भी हैंडल करेगा या उनकी भी मूवमेंट को रेगुलेट करेगा जो कि प्राइवेट जेट्स या चार्टर फ्लाइट्स के तौर पे यहाँ पे आएंगी या जाएंगी। और इसको 150 करोड़ रुपीस मतलब 150 करोड़ रुपए की हेल्प से जो है वो बनाया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया, बर्ड एक्सुजेट एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इसको बनाया गया है और 1.5 साल लग गया इसको बनने में। और ये कोड सी टाइप एयरक्राफ्ट भी जो है वो हैंडल किया करेगा, जिसमें 50 सीटर चार्टर्ड एयरक्राफ्ट होंगे, जो इस कैटेगरी का सबसे बड़ा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, वो कौन है, हमारे पास हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और अगर आपको ये भी पूछा जाए डीजीसीए, डीजीसीए का मतलब है दैट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो डायरेक्टरेट जनरल कौन है, अरुण कुमार जी हैं। कौन है, अरुण कुमार। याद रखना है, रख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जस्ट एक बार पढ़ जरूर लियो ताकि बाय चांस अगर एग्जामिनर ने र्यूड होकर क्वेश्चन डाल दिया तो यहाँ से मार्क्स मिल सकता है आपको। नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी टॉप्ड इन द सेकंड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार्क कर लो, इसको लिख लो, याद कर लो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो किसी भी तरह से। विच सिटी टॉप्ड सेकंड स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। और ये मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा हूँ, आपको ऑप्शन देख के समझ आ गया होगा। पूरे वर्ल्ड में जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स निकाला गया 2020 का, उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है। और टॉप 100 में इंडिया की 4 सिटीज़ हैं, जिसमें से हैदराबाद जो है वो टॉप पे है। ये रैंक किसने प्रिपेयर किया है, ये रैंक आईएमडी ने प्रिपेयर किया है, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। और साथ में आप कह सकते हो और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सिंगापुर का एक यूनिवर्सिटी है वो भी इनके साथ है। इवन एक आईएमडी का ही कॉम्पिटिटिव सेंटर है वो भी इनके साथ है। और स्मार्ट सिटी ऑब्जर्वेटरी जो बनाई हुई है वो भी जो है वो इनके साथ है। तो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उन्होंने इसको तैयार किया है। और पहले स्थान पे जो है वो कौन है, सिंगापुर है। सिंगापुर पहले स्थान पे है, बेस्ट स्मार्ट सिटीज़ का अवार्ड मिला है इनको। हेलेंसिंकी जो है वो दूसरे नंबर पे है, हेलेंसिंकी आपको पता ही है, फिनलैंड में। और ज्यूरिच मतलब स्विट्जरलैंड में इसका तीसरा स्थान है। आपने पहला याद रखना है और इंडिया का पहला याद रखना है जो टॉप 100 में है। और वो कौन सी है, 4 सिटीज़ है मैंने बताया था, पहले नंबर पे उसमें से कौन सी है, हैदराबाद। और दूसरे नंबर पे उसमें से कौन सी है, दूसरे नंबर पे है न्यू दिल्ली। तीसरे पे हमारे पास आ जाता है मुंबई, चौथे पे आ जाता है बेंगलुरु। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगापुर पहले पे है, हेलसिंकी फिनलैंड जो है वो दूसरे पे है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड जो है वो तीसरे पे है। और हैदराबाद का रैंक जो 85 नंबर पे, टॉप 100 में मैं बता चुका हूँ कि 4 सिटीज़ हैं। हैदराबाद का अगर मैं कहूँ 85 रैंक है। और न्यू दिल्ली का जो है वो एक रैंक आगे मतलब 86 है उसके बाद हमारे पास आता है मुंबई 93, बेंगलुरु आता है 95। टॉप जो है वो सिंगापुर ने किया है, ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो याद रखना है। और कई बार पूछ लेते हैं कितनी सिटीज़ टॉप 100 में है, तो 4। और कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करके पूछेंगे कि इंडिया की किस सिटी ने टॉप किया है, तो वो भी याद रखना है, हैदराबाद ने। तो सारी सिटीज़ के अंदर सबसे जो आप कह सकते हो खतरनाक चीज़ रही जिसके कारण इनका रैंक पीछे आया, वो 2 हैं। एक तो एयर पोल्यूशन आया है, एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही वीक कंपोनेंट रहा इन चारों
सिटीज़ के अंदर, और दूसरा कि ये कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल करने में जो है असमर्थ रहीं ये स्टेट्स। तो या आप स्टेट्स कह सकते हो, या हम सिटीज़ के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो हम सिटी के बेसिस पे कहेंगे। तो ये सिटीज़ जो हैं वो कोविड-19 के उसको टैकल करने में जो है वो क्या रहीं, सक्षम नहीं थी, इसीलिए जो है वो इनका रैंक जो है वो इतना पीछे चला गया है। और जो मैं बात कर रहा था, ये किसने रिलीज़ किया है, ये आईएमडी ने रिलीज़ किया है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये इसका एक लोकेशन, मतलब इसका जो ऑफिस है वो सिंगापुर में भी है, और एक ऑफिस जो है वो स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो आप कह सकते हो कि सिंगापुर में है तो सिंगापुर जो है वो पहले नंबर पे है। क्लियर, याद रखोगे इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड आई लीड 2.0 टू एनहेंस कस्टमर सर्विस। बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आई लीड, जिसके थ्रू आप बैंक की सारी सर्विसेज को जो है वो यूज़ कर सकते हो। जो भी बैंक ने इसको स्टार्ट किया तो उसकी सारी सर्विसेज आप इस पर यूज़ कर सकते हो, लाइक मोबाइल बैंकिंग हो गया, लाइक इंटरनेट बैंकिंग हो गया, कोई भी चीज़ जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो तो आई लीड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन से बैंक के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। ये एक तरह का एलएमएस सिस्टम है, याद रखोगे इसको। ये लीड मैनेजमेंट सिस्टम है, ताकि हर तरह की जो स्कीम है बैंक की वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो यूज़ की जा सके। ये आपको मोबाइल वर्जन में भी अवेलेबल है, ये डेस्कटॉप वर्जन में भी जो है वो अवेलेबल है। और ये दोस्तों स्टार्ट किसने किया है, आई लीड, ये कैनरा बैंक ने जो है वो स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आई लीड 2.0 जो है वो कस्टमर सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। अब इससे क्या होगा कि इस बैंक के साथ और भी ज़्यादा कस्टमर जो है वो जुड़ेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक एलएमएस सिस्टम है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन दोनों में उपलब्ध है। और साथ ही साथ इसमें अब बैंक के जो कस्टमर्स होंगे वो एलएमएस वेब पोर्टल के थ्रू जो है वो अब यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग को, मोबाइल बैंकिंग को, कॉल सेंटर्स को, एसएमएस को, मिस्ड कॉल दे सकते हैं। वहाँ पे जो है वो कस्टमर केयर होगा, वो खुद कॉल करेगा आपको और आपकी परेशानी को पूछा जाएगा। तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आई लीड जो है वो किसका है। और कैनरा बैंक का एज सच आपको पता ही है, कैनरा बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, बेंगलोर है। और कैनरा बैंक की टैग लाइन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टूगेदर वी कैन, टूगेदर वी कैन, दैट इज द टैग लाइन ऑफ द कैनरा बैंक। और हु इज करंटली एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैनरा बैंक, वो कौन है, वो है एल बी प्रभाकर। वो कौन है, एल बी प्रभाकर, याद रखोगे। और टैगलाइन खास करके दोस्तों मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और ये क्वेश्चन आपने पिक्चर से देखना है, लर्न फ्रॉम पिक्चर है कि टीचर्स अवार्ड जो है वो दिया गया है एआईसीटी कैटेगरी के अंदर, मतलब उनकी इंस्टीट्यूशंस को, जो टीचर्स हैं उनको दिया गया है। और इस अवार्ड का नाम है विश्वेश्वराय बेस्ट टीचर अवार्ड 2020। तो नाम से आप आइडिया लगा सकते हो, ये जो 15 सितंबर को हमारे पास इंजीनियरिंग डे था, जो इंजीनियर डे था, उसके बेस पे ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए गए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। और ये 12 टीचर्स को दिए गए जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूशन में जो है वो काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो बस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो आईसीटी की होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो इसमें 25,000 का जो कैश प्राइज और साथ में जो है वो आप कह सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये विश्वेश्वराय मतलब इंजीनियर डे के नाम से जो है वो स्टार्ट किया गया, पहली बार जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब सिंपली कह सकते हो जो मोक्ष गुंदम विश्वेश्वराय जी हैं उनके नाम से ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया। तो याद नहीं रखना है सच कौन से 12 हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, 12 याद रखने भी मुश्किल है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि पहली बार ऐसा टीचर अवार्ड जो है वो दिया गया विश्वेश्वराय जी के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये आप पिक्चर से देख सकते हो ये कौन है, निशांक जी हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड विकास लघु स्वर्ण ए स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम। तो आपने काफ़ी बार गोल्ड लोन स्कीम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, विकास लघु सुवर्ण, स्वर्ण मतलब गोल्ड, और ये गोल्ड स्कीम है कि गोल्ड को बैंक में रख के उसमें से कुछ पैसे बैंक आपको जो है वो एज ए लोन देगा, और उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद आप लोन वापस करोगे और गोल्ड बैंक से वापस ले जाओगे। तो एक तरह से आप गोल्ड को रख के लोन जो है वो ले रहे हो। ये कौन से बैंक के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया, बेसिकली आरआरबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आरआरबी का आपको पता ही है कि आरआरबी एक्ट जो है वो कब आया था, 1976 में, और पहला आरआरबी 1975 में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, ये खोला गया था मुरादाबाद यूपी के अंदर, जिसका नाम क्या था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, तो प्रथम ग्रामीण बैंक 1975 मुरादाबाद यूपी, इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी जब खोला गया। और आरआरबी का एक्ट भी जो है वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बनाया 1976 के अंदर।
और 56 आरआरबीज थे, लेकिन अब काफ़ी आरआरबीज को मर्ज कर दिया गया है। आज भी आरबीआई की साइट पे जो है वो 56 आरआरबी आएंगे, लेकिन अदरवाइज 38 39 के आसपास जो है वो आरआरबी रह चुके हैं। तो बहुत ही कम हो गए, क्योंकि हर स्टेट के अंदर जो जो आरआरबीज थे उनको मर्ज किया जा रहा है, तो जिसके कारण अब हर स्टेट में जो है वो एक एक करके ही रह गया है, तो इसलिए 38 39 के आसपास ही है। तो ये स्टार्ट किया गया गोल्ड लोन स्कीम जो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की तरफ से, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक विकास लघु स्वर्ण गोल्ड स्कीम। तो इसमें क्या है, इसमें आपको गोल्ड लोन जो है वो मिलेगा बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। कितने इंटरेस्ट पे? 7.25 इंटरेस्ट पे। और जितनी गोल्ड की वैल्यू होगी उसका 80% जो है उसके हिसाब से जो है वो आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन जो गोल्ड की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3200 पर ग्राम के बेसिस पे, या तो मार्केट वैल्यू या फिर 3200 पर ग्राम के बेसिस पे। और मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हो? 15 लाख तक ले सकते हो। और विद इन 6 मंथ्स लोन जो है वो क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो इस लोन स्कीम के अंदर दी गई हैं। तो चाहे गोल्ड जो है वो 4000 रुपये पर ग्राम हो, लेकिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3200 पर ग्राम के बेसिस पे ही लोन ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है वो पॉइंट ड्रॉबैक है ये इस स्कीम का। क्लियर? लेकिन आपने याद रखना है, हमने क्वेश्चन को टिक करना है। विकास लघु स्वर्ण, तो याद रखोगे कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, तो विकास से विकास जो है वो याद रखोगे। और कर्नाटका वैसे भी आपके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से आप कह सकते हो आयरन ओर माइंस हैं, लाइक कुद्रेमुख माइंस हैं यहाँ पे, चिकमंगलुरु माइन है, तुमकुर माइन है यहाँ पे। और यहीं पे अगर आप देखोगे बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट आते हैं अजीत दोवल जी। अजीत दोवल जी अटेंड्स 10th ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अजीत दोवल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये सबको ही पता है। और ब्रिक्स जो है वो बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 2009 में बनाया गया था। साउथ अफ्रीका 2010 में एंटर करता है इसमें, और ये बन जाता है ब्रिक्स। 2021 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आएगी, ये आपने याद रखना है। और ब्रिक्स गेम्स भी जो है वो पहली बार ऑर्गेनाइज की जाएंगी, वो भी इंडिया के द्वारा की जाएंगी। और किरण रिजिजू जी हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उनको जो हरियाणा में आयोजित कर रहे हैं पंचकुला में, उसके साथ ही हम क्या करा देंगे? ब्रिक्स करवा देंगे। तो मतलब दोनों गेम्स को इकट्ठा ही करवाने की तैयारी हो रही है। और खेलो इंडिया जो है वो इस बार जो है वो हुई नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो अगली बार उसको किया जाएगा। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होनी थी, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं हर रोज़ कमेंट्स को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आप लोगों की अप्रिसिएशन जो मुझे मिलती है वो भी मैं देखता हूँ, और जो लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं वो भी मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करता हूँ जो भी मेरे हाथ में रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय हुम टू प्रिपेयर रोड मैप टू प्रोब रिपोर्ट्स ऑन स्नूपिंग बाय चाइनीज फर्म। ये रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइनीज जो फर्म्स हैं वो काफ़ी इंडियन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। उनकी आप कह सकते हो कि कॉल ट्रैक्स देखे जा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कितना पैसा लेन देन हो रहा है, सारी चीज़ों के ऊपर निगाह रखी जा रही है। तो ये चीज़ें देखने के लिए ये एक्चुअल में सच है या नहीं है, या कौन सी फर्म ऐसा कर रही है, तो उसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी जो है वो तैयार की गई है। और उसके हेड जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी को जो है वो अपॉइंट किया गया है। याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। और ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी की जो कमेटी है वो अपॉइंट उसके हेड रहेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये स्नूपिंग जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपर्ट कमेटी ने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। और ये माना जा रहा है कि चाइनीज़ फर्म जो है वो सस्पेक्टेड टू हैव लिंक्स विद द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चाइना की एकमात्र नेशनल पार्टी है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ उनका लिंक है। और वो 10,000 इंडियंस को ग्लोबली डेटाबेस के बेस पे जो है वो ट्रैक कर रही थी। द डिजिटल सर्विलेंस, और ये डिजिटल सर्विलेंस किसने रिवील किया है, ये इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा रिवील की गई है? ये की गई है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से न्यूज़पेपर। तो उसमें ये डाटा आया था कि ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कमेटी को गठित किया। तो याद रखना है चेयरमैन कौन है इस मीटिंग के? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, इनका नाम याद रखियो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल रिजाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रेंड्स। इसको अंडर दी इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क कर लो, जैसे हमने सिटी
स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जो है वो किया था, उसी के तरह जो है वो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार्क कर लो। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हरसिमरत कौर बादल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री से ताल्लुकात रखती थी, मतलब उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी। तो आपने मुझे बताना है, बिकॉज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। जो किसानों के बिल जो है वो पास हुए, आपने राज्यसभा के भी अंदर देखा कि किस तरह के हालात हुए, और 8 जो सांसद थे राज्यसभा के उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है इस सेशन के लिए, जो कि मॉनसून सेशन चल रहा था राज्यसभा के अंदर। और साथ ही साथ किसानों के लिए ये बिल को जो है वो गलत बताया जा रहा था, खास करके पंजाब हरियाणा स्टेट्स में, जो कि आप कह सकते हो कृषि प्रधान स्टेट्स हैं। तो उसमें दो तीन तरह के बिल जो सरकार पास करी है, लाइक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्मर सर्विस बिल, असेंशियल कमोडिटी बिल। तो इन बिल्स के ऊपर जो है वो श्रोमणी अकाली दल, जो कि एनडीए का गठबंधन है, मतलब बीजेपी के साथ है, एनडीए के अंदर है श्रोमणी अकाली दल, उनको जो है ये बिल अच्छे नहीं लगे, और सरकार ने उनसे पूछा नहीं, ये उनका वादा है कि हम जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे, और इसीलिए उन्होंने जो है वो अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पे, और उनकी मिनिस्ट्री कौन सी थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो याद रखना है, हरसिमरत कौर जी के पास कौन सी थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी। लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ये मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज किसी को तो दिया जाएगा, और ये दिया गया तोमर जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनको ये चार्ज जो है वो दे दिया गया है। तो याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित हैं, श्रोमणी अकाली दल से संबंधित हैं, जो कि पंजाब की एक, आप कह सकते हो किसानों की सबसे बड़ी पार्टी, या किसानों के नाम से जाने वाली पार्टी है, या सिखिज्म के बेस पे जो है वो बनाई गई थी, क्योंकि ये इंडिया की सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था, इसको बनाया गया है 1920 में। तो ये आप कह सकते हो सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की। हरसिमरत कौर बादल आप देख सकते हो यहाँ पे रिजाइन कर देती हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जी को पोर्टफोलियो दिया गया। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर गवर्नमेंट सेटअप हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय हुम टू प्रिपेयर रोड मैप टू रेगुलराइज लैंड लीजिंग इन एग्री सेक्टर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, और इसका जो भी डिसीजन आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो किसानों के लिए स्कीम्स चलती हैं वो चलती हैं लैंड बेस्ड स्कीम्स। मतलब अगर मैं कहूँ कि 2 एकड़ से कम कम लैंड है, तो ये स्मॉल स्केल, आप कह सकते हो स्मॉल फार्मर है। अगर 5 एकड़ तक है तो आप कहोगे मीडियम फार्मर है या लार्ज फार्मर है। तो लैंड होल्डिंग के बेसिस पे जो है ये सुविधाएं जो है वो किसानों को दी जाती थी, जो भी लाइक लोन को माफ़ करना है या कुछ और करना है, वो ज़मीन के अकॉर्डिंग होता था, मतलब लैंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन जो लोगों के पास लैंड नहीं है, जो किसान उस लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए एज सच कोई स्कीम जो है वो नहीं आती थी किसी भी तरह की, जिसके कारण जो है वो अब एक कमेटी बनाई गई है, ताकि जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उनको भी स्कीम्स के बेनिफिट किस तरह से मिल सकें, या उनको भी किस तरह से हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो उसके लिए ये कमेटी जो है वो तैयार की गई है। और वो किसने तैयार की है, वो उसके हेड जो बनाए गए हैं वो कौन है, अजय तिर्के जी जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अजय तिर्के जी, उनको जो है वो रोड मैप तैयार करने के लिए जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है कि आप कमेटी बना के जो है वो इसको तैयार करो। द रिफॉर्म विल ले डाउन राइट्स ऑफ लैंडलेस फार्मर वर्कर्स हु वर डिप्राइव्ड ऑफ वेलफेयर बेनिफिट। जिनके पास लैंड नहीं है और उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो उनको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाया जाए, तो उनके लिए तैयार किया गया है। ही प्रपोज्ड फ्रेमवर्क विल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ लैंड ओनर्स एंड कल्टिवेटर्स एंड फार्म वर्कर। जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनके भी राइट्स जो है वो क्या करेगा, देखेगा कि किस तरह से उनको फायदा मिल सके। क्योंकि आजकल के सिस्टम के अंदर आपको पता है, द सिस्टम डज नॉट अलाउ फार्म वर्कर्स टू बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट रन स्पोर्ट प्रोग्राम, की जो भी स्कीम सरकार की तरफ से दी जा रही है उनको बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए अजय तिर्के जी को जो है कमेटी का हेड बनाया गया है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ए बुक टाइटल्ड ए प्रॉमिस्ड लैंड इज द मेमोयर ऑफ विच पर्सन। किस पर्सन की मेमोरी के बेस पे जो है एक बुक लिखी गई, ए प्रॉमिस्ड लैंड। तो आपने बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप चारों ऑप्शंस जो देख रहे हो बहुत ही पावरफुल पर्सन्स की, जिसमें से एक जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रणब मुखर्जी जी। लेकिन ए प्रॉमिस लैंड जो है वो बुक है किसकी मेमोरी की, बैरक ओबामा की। बैरक ओबामा जी की, जब वो प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, उनकी कैंपेनिंग से लेके उनके प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है, सब कुछ इस बुक के अंदर, उसके अंदर जो मेमोरी है उनकी, वो इस बुक के अंदर दर्ज है। तो याद रखना है, ए प्रॉमिस लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बैरक ओबामा। अभी ये फर्स्ट वॉल्यूम है उनका, अदरवाइज वो कह रहे थे कि सेकंड वॉल्यूम भी जो है वो इसका निकाला जाएगा। और वो 44th प्रेसिडेंट थे यूएसए के। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो 45th प्रेसिडेंट है यूएसए के।
इनकी और भी बुक्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं। एक तो ऑफ थी आई सिंह, ये पूछा गया है एग्जाम में, ऑफ थी आई सिंह, ये एक चिल्ड्रन बुक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। दूसरी बुक थी चेंज वी कैन बिलीव इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज वी कैन बिलीव इन, दैट इज द अनदर बुक, तो याद रख सकते हो। उनको इवन ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि ऐसे कौन से यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जिनको रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो वो आप देख सकते हो। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये आया हुआ एग्जाम में कि उनकी एक आप कह सकते हो बेस्ट स्पोकन वर्ल्ड एल्बम के नाम से जाना जाता है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये 2006 में। और एक था द ऑडेसिटी ऑफ होप 2008 में, ऑडेसिटी ऑफ होप एंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये याद रखना है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया था। इवन नोबेल पीस प्राइज आपको पता ही है, वो तो मिल चुका है इनको 2009 में। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी हैं। तो बैरक ओबामा ए प्रॉमिस लैंड, यहाँ पे देख सकते हो उनकी फोटो बुक के ऊपर और ए प्रॉमिस लैंड जो बुक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति के जो एमपी हैं दुर्गा प्रसाद जी, उनका कोविड के कारण देहांत हो गया है। अगर आप 18 तारीख की न्यूज़ देखोगे उसमें भी 3 पर्सनैलिटीज़ की जो है वो कोविड के कारण देहांत हो गया है। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि ला इलाज बीमारी जो है वो बनती जा रही है और बहुत से लोग जो है वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब जो है वो तिरुपति के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दुर्गा प्रसाद जी, उनकी भी जान जो है वो कोविड-19 से चली गई है। ये आंध्र प्रदेश से जो हैं वो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तिरुपति सीट से जो है वो लोकसभा के मेंबर है। और इनका देहांत जो है वो आंध्र प्रदेश में ही सॉरी चेन्नई में जो है वो इनका देहांत हो गया है और 64 साल की उम्र में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये वाईएसआर कांग्रेस से जो है वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। तो सिर्फ इतना याद रखना है, दुर्गा प्रसाद जी प्रोफेशन कौन सा था इनका, पॉलिटिक्स से जो है वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडी स्कीम्स फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड द ई रिक्शा। ये एक बहुत ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी स्कीम चलाई गई है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए, कि 9 से लेके कॉलेज तक के जो बच्चे हैं अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। सरकार 12,000 रुपये तक की उसमें क्या करेगी, मदद करेगी। अगर कोई चालक ई रिक्शा जो है वो खरीदना चाहता है और अपनी जो पोल्यूशन है उसको कम करना चाहता है तो ई रिक्शा खरीद सकता है। 48,000 रुपीज़ जो है वो सरकार क्या करेगी, इसमें मदद करेगी। ये मोदी जी के बर्थडे के दिन जो है वो एक स्कीम इन्होंने स्टार्ट की थी जिसको कहा गया था पंचवती गिफ्ट, मतलब 5 ऐसे गिफ्ट जो है वो दिए गए थे स्टेट को ताकि मोदी जी के बर्थडे को जो मनाया जा सके 17 सितंबर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। और ये पंचवती गिफ्ट जो है वो किसने स्टार्ट किया था, गुजरात ने। तो याद रखना है ये गुजरात स्टेट है जिसने टू व्हीलर्स को, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और ई रिक्शा को स्कीम को स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो विजय रूपानी जी चीफ मिनिस्टर गुजरात के, जिन्होंने स्कीम को स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए किया गया। 12,000 रुपये मैं बता चुका हूँ ई स्कूटर्स के लिए, और जो 9वीं से लेकर कॉलेज तक के बच्चे जो है वो इसको खरीदना चाहते हैं। और ऐसे 10,000 व्हीकल देने का वादा जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसे ही 48,000 रुपीज़ मतलब 48,000 रुपये जो है वो ई उसके लिए दिए जाएंगे रिक्शा के लिए। और ऐसी 5,000 जो है वो बैटरी पावर्ड ई रिक्शा देने का वादा जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। और कई बार ये पूछ सकते हैं कि पांचवती या पंचवती जो गिफ्ट है वो कौन सी स्टेट की तरफ से लॉन्च किया गया था, तो ये भी याद रखना आपने कौन सी स्टेट की तरफ से किया गया था। ये किया गया था गुजरात की तरफ से। ये इसलिए क्योंकि मोदी जी का क्या था, बर्थडे था, तो इसलिए आपने इस चीज़ को याद रखना है। और गुजरात बहुत ही फेमस है अपने गिर फॉरेस्ट के लिए, गिर नेशनल पार्क के लिए बहुत ही फेमस है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहाँ पे गुजरात में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, ये भी आप याद कर सकते हो। और साथ ही साथ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है। और साथ ही साथ मरीन सेंचुरी है यहाँ पे। और एक यहाँ पे है हमारे पास नारायण सरोवर सेंचुरी, ये भी पूछा गया एग्जाम में, नारायण सरोवर सेंचुरी। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें गुजरात में है। चीफ मिनिस्टर आपको पता लग ही चुका है, दैट इज विजय रूपानी जी। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी। गवर्नर कौन है गुजरात के, आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं दोस्तों, पीएम मोदी जी इनॉग्रेट कोसी रेल मेगा ब्रिज इन विच स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सी जगह से लेकर कौन सी जगह तक, अदरवाइज आप स्टेट को गेस कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो डिस्टेंस टोटल 298 किलोमीटर, मतलब आपको ऑलमोस्ट जो है वो आप कह सकते हो कि 5 साढ़े 5 घंटे जो है वो लग सकते हैं इसमें।
लेकिन इस रेल ब्रिज के बनने के कारण जो है वो ये डिस्टेंस मात्र 22 किलोमीटर रह गया। मतलब जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको जाना पड़ता था, इतना टाइम लगता था, उसको आप केवल आधे घंटे में जो है वो क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों? बिहार। इलेक्शंस हैं बिहार में, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 2002-2003 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। आप देख सकते हो 17-18 साल के बाद जो है वो इसको क्या किया गया है, कंप्लीट किया गया। 2020 में जो है वो कंप्लीट हो गया। किस तरह का ये ब्रिज दिखता है आप देख सकते हो, इस तरह का ब्रिज दिखेगा, रेलवे ब्रिज है। तो दूरी जो है वो बहुत कम हो गई, मात्र 22 किलोमीटर जो है वो रह चुकी है। ये कहाँ से चलेगा? ये चलेगा निर्माली से, और कहाँ तक जाएगा? सरायगढ़ तक जो है वो जाएगा। और 13 किलोमीटर की जो लेंथ है इसकी, तो ये बेसिकली इस दोनों को जोड़ेगा जगह को। और याद रखना है, बिहार के अंदर रिसेंटली बहुत सी चीज़ें हो रही है। जो बिहार के स्टूडेंट है, स्पेशली पिछले 5-6 दिनों की न्यूज़ आप हमारी साइट से जरूर चेक करें। उसमें एक एक करके प्रोजेक्ट्स को लिखा हुआ है, न्यूज़ को खोल के चेक किया जाए कि कौन से प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मेरी गाइडेंस है ये। और ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब इतना लंबा जो है ये बनाया गया है। और 516 करोड़ रुपए इसको लगाए गए हैं। मिथिला और कोसी रीजन को आपस में जोड़ता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मिथिला और कोसी को आपस में जोड़ता है। तो अदरवाइज एग्जैक्ट जगह कौन सी है? निर्माली और सरायगढ़ को आपस में जोड़ता है। और केवल मात्र 22 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया। और भी 12 तरह के प्रोजेक्ट जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट बिहार में स्टार्ट किए गए। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट है जरूर इन 12 प्रोजेक्ट्स को देखें। अदरवाइज बाकियों के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा। कोसी रेल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि जो है वो कौन से एरिया को किसके साथ जोड़ता है। तो मिथिला को कोसी रीजन के साथ जोड़ता है। Who has been named to be the 2020 cohort of the young leaders for the sustainable development goals by the United Nation। ये एक यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है जो उन लोगों को दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो काम करते हैं, या उन लोगों को जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड या जो भी ग्लोबल लेवल पे जो इशू चल रहे हैं उनके ऊपर जो है वो काम करते हैं, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर है, और ये अवार्ड दिया गया है 18 साल के एक बच्चे को, और दिल्ली के स्कूल का एक विद्यार्थी है जिन्होंने जो है वो 2018 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ग्लास टू सैंड। क्या था? ग्लास टू सैंड। ये क्या करते हैं कि जो बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, उसको क्या करते हैं, ये क्रश करते हैं, और जो कि डंप की होती हैं अलग अलग जगह पे, तो उसमें से उसको क्रश करके जो है वो सैंड को तैयार करते हैं। और वो सिलिका सैंड जो बनती है उसका फिर आगे जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे, अभी इन्होंने अपना डाटा दिया कि हमने 8,000 बॉटल्स को क्रश करके जो है वो 4800 किलोग्राम जो है वो सैंड को बनाया है, जो कि हाई ग्रेड सिलिका सैंड की फॉर्म में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम। और ये बच्चा कौन है? ये है उदित सिंगाल, ओनली 18 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, जिन्होंने ये काम करके दिखाया, उदित सिंगाल। तो आप देख सकते हो पिक्चर उनकी, उदित सिंगाल जी की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो याद रखना है, यंग लीडर्स अवार्ड सीधा याद कर लो, चाहे ये किसको दिया गया है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया है, दैट इज उदित सिंगाल को। और 18 साल के हैं। ग्लास टू सैंड नाम के प्रोजेक्ट, जो कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम को, ग्लास वेस्ट जो है वो दिल्ली के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए। और ग्लास टू सैंड प्रोजेक्ट जो है वो 2018 में स्टार्ट किया गया था। कौन से स्कूल के विद्यार्थी हैं? ब्रिटिश स्कूल ऑफ न्यू दिल्ली के विद्यार्थी हैं। और ये अवार्ड जो है वो यंगस्टर को ही मिलता है हमेशा, क्योंकि नाम ही इसका यंग लीडर अवार्ड है। जो 18 से लेकर 29 साल की उम्र के बीच में है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और उस काम के लिए जाता है जो वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं और यूथ से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसको याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस का आपको पता ही है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क है। तो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193 है। तो ये दोनों चीज़ें याद करोगे। नेक्स्ट आते हैं, हु अटेंडेड 6th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ब्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अजीत दोवल जी के क्वेश्चन में, तो ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली है नहीं। लेकिन इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने अटेंड नहीं किया, इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन ने अटेंड किया। वो कौन है? संजय धोत्रे जी। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कवर किया ताकि आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन जो पता लग जाए वो कौन है, संजय धोत्रे जी, जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। ब्रिक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ अजीत दोवल जी के क्वेश्चन में। एंड हेयर इज ए डे, दैट इज द वर्ल्ड बैम्बू डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। अरुण जेटली जी इनको बैम्बू को ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते थे। मतलब उन्होंने बजट के अंदर एक बार इनको बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा था। और थीम क्या है बैम्बू का इस बार? बैम्बू नाउ। मतलब बैम्बू बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आप कह सकते हो एक इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैम्बू प्रोजेक्ट भी जो है वो नेशनल बैम्बू प्रोजेक्ट भी जो है वो चलता है।
और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए तो आप कह सकते हो बहुत ही ज़रूरी है बैम्बू, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी ना होने के कारण वो पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए बैम्बू का यूज़ करते हैं, क्योंकि बैम्बू होलो होता है अंदर से, तो जिसके कारण जो है वो एक बैम्बू को दूसरे बैम्बू के साथ कनेक्ट करके ये पानी को आगे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैम्बू डे आपने याद रखना है। और 18 सितंबर को जो है वो इसको बनाया जाता है। थीम क्या है, बैम्बू नाउ। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉस्टन में है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये भी आप याद करना चाहते हो, याद कर सकते हो। आजकल ये क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लेकिन बाय चांस तो आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें रिटेन कर सकते हो उतना ज़्यादा फायदा है। लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हेडक्वार्टर याद करो, बस डे याद कर लो, वही बहुत है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन ये बेसिकली न्यूज़ नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करता हूँ कि पहला ऐसा प्लैनेट जिसका नाम है डब्ल्यू डी स्टैंड फॉर वाइट डवार्फ, दैट इज द वाइट डवार्फ, 1856 बी ये नाम है, फाउंडिंग ऑर्बिटिंग ए डेड स्टार। तो एक प्लैनेट का नाम जो कि एक डेड स्टार के आसपास जो है वो घूमता हुआ दिखा है, तो ये आपने याद कर लेना है, ये एक प्लैनेट जो है वो मिला है। और ये वाइट डवार्फ या डेड स्टार बेसिकली क्या होता है, वाइट डवार्फ होता है वो स्टार जो कि सूरज की तरह होते हैं, और जो अपना पूरा का पूरा जो फ्यूल है वो निकाल चुके हैं, बहुत बड़ा हो चुका है, और 100 to 1000 टाइम्स जो है वो अपने साइज से भी बड़ा हो चुका है, ठंडा हो चुका है, और एक अब स्टार की फॉर्म में जो है वो बन चुका है। तो इसीलिए जो है वो इसका नाम क्या रखा गया, वाइट डवार्फ रखा गया है। और 80% मास, क्योंकि फूल चुका है तो 80% मास जो है वो इसका क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इसकी आउटर लेयर ऑफ गैसेस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, और साथ ही साथ इसको नाम क्या दे देते हैं, फिर वाइट डवार्फ जो है वो दे देते हैं। तो सिर्फ आपने याद रखना है, सिर्फ प्लैनेट का नाम, दैट इज फर्स्ट एवर प्लैनेट नेम WD-8056b जो है वो एक वाइट डवार्फ के आसपास जो है वो घूमता हुआ पाया गया है। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज हमने डिस्कस की, आपने याद कर लेना है। जो 5-6 न्यूज़ मैंने खास करके इंपॉर्टेंट लगाई वो तो आपने 100% याद रखनी है, और इस न्यूज़ को 2-3 बार करोगे आपको अपने आप ही ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, खुश रहो, खुश होकर करंट अफेयर्स को करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और गाइस लाइक्स हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं दोगे तो एज सच हम जो हैं मोटिवेशन की तरफ जाते जाते डीमोटिवेट जो है वो हो जाते हैं। इसलिए लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो, ताकि हम और तरह के वीडियोस और तरह के कंटेंट आपके सामने लेके आ सकें। और ये हमारा वादा है अफेयर्स क्लाउड का कि हम आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को बूस्ट करके ही रहेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने देंगे। हमारी पूरी जो कोशिश रहेगी कि आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।